हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों हम ज्योमेट्री का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इट मीन्स सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 में जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरे 40 शिफ्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे 40 शिफ्टों में ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन आए थे, जिसमें से पार्ट 1 में मैंने आपको 1 to 30 यानी कि 30 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर दिए थे। अब इसके आगे मैं पार्ट 2 लेके आया हूं और इसमें अगले 30 से 40 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 40 क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे ही इसके 2 पार्ट और आएंगे जिसमें मैं पूरे 150 क्वेश्चन कवर कर दूंगा, ठीक है। फिर मेरी कोशिश है कि प्रॉफिट एंड लॉस की एक वीडियो बीच में आ जाए। वैसे काफी लोगों की क्वेरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस आए, बहुत लोग ये चाहते हैं कि ज्योमेट्री पहले पूरी हो। तो चूंकि ज्योमेट्री में आप देखोगे कि अगर मैं 100 क्वेश्चन कर दूं तो उसके बाद भी लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आपको, ठीक है। इस वीडियो में भी आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, जो या तो मैंने पार्ट 1 में करा रखे हैं या फिर बहुत ही इजी है उनको, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि पार्ट 2 के बाद प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एक ही पार्ट में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पूरे उसमें भी 80 क्वेश्चन है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा कि एक पार्ट में कवर हो जाए, नहीं तो उसके भी हो सकता है कि 2 पार्ट बन जाए। लेकिन आप बिल्कुल भी वरी ना करो, क्योंकि जो ज्योमेट्री है इसमें भले ही 150 क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरी वीडियो की सीरीज आपको मिल जाएगी 4-5 वीडियो की, और पूरा 1 से लेकर के 150 का क्वेश्चन जितने भी हैं सबको मैं कवर आउट करूंगा, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूं आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई डाउट पूछना हो तो आप डायरेक्ट डाउट पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप एनके मैथ्स नंदू कुमार के नाम से सर्च कीजिए आईडी, और डायरेक्ट वहां पर आप स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन की आप भेज दीजिए और वहां से मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो बाइलिंगुअल है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। एनके मैथ्स नंदू कुमार टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आपको विद एनोटेशन भी मिलता है, यानी कि विद सॉल्यूशन भी पीडीएफ आपको मिलता है, उसके लिए भी आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बढ़ता हूं आगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है अपने सामने, क्वेश्चन है 31, क्योंकि इससे पहले के 30 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कवर कर रखे हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 31 कह लो। 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, यानी कि पहला दूसरे के सेंटर से और दूसरा पहले के सेंटर से पास करता है। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज, यानी कि कॉमन जो यहाँ पे कॉर्ड है उसकी लेंथ बतानी है। कॉमन कॉर्ड का मतलब एक ऐसा कॉर्ड जो दोनों में ही हो और सेम पोजीशन पे हो। जैसे मैंने ये बना दिया, ये जो ए बी है अपने पास, ये कॉमन कॉर्ड हो गया, और इसका जो है ये मान लो सेंटर इसका सी हो गया और इसका सेंटर हो गया दूसरे वाले सर्कल का डी। अब एक बात समझना, अगर मैं यहां से इसको मिला दूं और फिर यहां से इसको मिला दूं और फिर यहीं से इसको भी मिला दूं, तो इससे आप क्या बात समझोगे? देखो यहां पर, जैसे अगर मैंने इसको मिलाया तो आप यहां पे कहोगे कि जो AC है या फिर जो AD है दोस्तों, या इसको मैं N बोल दूं, तो जो AN है, सॉरी AN नहीं है अब, ठीक है, AC और AD, और तीसरा जो था वो अपना वो था CD। तो जो AC है, AD है और CD है, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों रेडियस है, यानी कि त्रिज्या। और अगर ये रेडियस है तो तीनों सेम हो गया, AC कह लो या CD कह लो या फिर AD कह लो, तीनों सेम हो गया। और अगर ये तीनों सेम है तो जो ट्रायंगल ACD है ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज। और फिर इसमें AN क्या हो गया? AN हाइट हो गया। तो अगर AN की वैल्यू आप निकालते हो तो ये हाइट हो जाएगा, जो कि होता है √3/2 और इंटू का साइड, और इसमें जो त्रिज्या है वही साइड होगा। ये भी 8 है, ये भी पूरा 8 है और ये भी 8 है, तो यहाँ 8 रख लो, तो ये 2 चौके 8, यानी कि 4√3। तो 4√3 बस A से N तक आया है, अगर A से B तक निकालोगे तो उसका डबल कर लो, यानी कि 8√3। बाकी आप चाहो तो पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल PQR सच दैट इट टचेज द साइड्स PQQR एंड RP एट पॉइंट्स DE एंड F रेस्पेक्टिवली इफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स
पी क्यू इज इक्वल टू दिस, और बाकी सब भी साइड दे रखा है, आपको पीडी निकालना है। क्या क्या दे रखा है? पी क्यू दिया है 15, पी से क्यू तक ये पूरा कितना है दोस्त? 15 है, और फिर क्यू से आर तक ये पूरा कितना है अपने पास? सॉरी, ये जो पूरा है यहां से यहां तक वो 11 है, और ऐसे ही आपको आर से पी तक पूरा दे रखा है, ये है 13। ठीक है, ये बात है। और इसमें आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि पी से डी तक क्या होगा। अब ध्यान से एक बात समझिए कि अगर मैं पी से डी को x बोल दूं तो ये डी से क्यू तक कितना बचेगा? आप बोलोगे 15 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, और चूंकि ये x है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी? x, क्योंकि PD कह लो या फिर PF कह लो, ये दोनों क्या है? ये टेंजेंट्स है, सेम पॉइंट से खींची गई। ठीक है, टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट जो होता है आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचोगे टेंजेंट तो वो सेम होता है। अब फिर ये x है तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी? ये होगी आपकी 13 माइनस एक्स, और चूंकि ये 13 माइनस एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? 13 माइनस एक्स। ये बात तो क्लियर है। और वैसे ही ये अगर 15 माइनस एक्स है तो ये वैल्यू भी 15 माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला 15 माइनस एक्स तो ये भी 15 माइनस एक्स। अब इसको पूरा को अगर ऐड करोगे, अगर मैं बात करूं आर क्यू को, तो आर क्यू निकालने के लिए आप दोनों ऐड करोगे, एक तो 13 माइनस एक्स और फिर प्लस 15 माइनस एक्स, और ये ओवरऑल 11 के बराबर भी आएगा। तो यहां से आप देखोगे कि 2x की जो वैल्यू होगी वो 11 से इसको मैं काट दूं तो 4 ही बचेगा क्या? फिर तो 13 और 4 17 रह जाएगा, तो x की वैल्यू 17 का आधा यानी कि 8.5 आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट to a circle from a point P is 15 centimeter, point P is 17 centimeter away from the center, what is the radius of the circle? ये आपको पता है केस ऐसा है कि ये एक सर्कल है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से जो टेंजेंट खींचा गया है उसकी लेंथ आपको 15 दे रखी है, और सेंटर से टेंजेंट का लेंथ जो है वो 17 है, और रेडियस आपको बताना है। अब ये 90 डिग्री बन गया तो यहाँ पर 8 15 17 ट्रिपलेट ही लग जाएगा, तो 8 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही दिख रहा है। 34 पे आ जाते हैं। 34 में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? r इक्वल टू a बाई 2√3, ये आंसर होता है, फॉर्मूला होता है। तो आप यहां लिखोगे a की जगह पर कितना दोस्तों? 24 और अपॉन 2√3, और इंटू मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई तो करने की जरूरत नहीं है, √3 से आप ऊपर नीचे ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 दूना 6 चौके 24 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4√3। लेकिन 4√3 दुर्भाग्यवश किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नो डाउट इसमें जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 4√3 ही होगा। एसएससी ने शायद 8 आंसर दिया था जो कि गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाते हैं। यहां पर बोला गया है दिए गए कथन के संदर्भ में सही विकल्प को चुनना है। एक वृत्त के व्यासों के सिरों के अंत पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, यानी कि 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है, इसका ये मान लो डायमीटर है, तो इसके दोनों एंड पे यानी कि यहां पर एक टेंजेंट खींचा जाएगा। मान लो एक टेंजेंट यहां पर खींचा गया और दूसरा टेंजेंट यहां पर खींचा जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों के एंड पॉइंट पे। ठीक है, एक इस पे खींचा गया, एक इस पे खींचा गया, तो दोनों के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ओब्वियसली दोनों पैरेलल होगा, सीधी सी बात है। देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये है कि वे एक दूसरे के समानांतर होंगी, मीन्स दोनों जो होगा वो पैरेलल टू ईच अदर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 66 है, त्रिज्या खंड में कोण की माप 60 डिग्री है, तो त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या खंड यानी कि जो सेक्टर होता है, सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा बाई 360 और इंटू का पाई आर स्क्वायर। ये आपको 66 दे रखा है, थीटा के जगह पर आप 60 पुट कर लो, और नीचे ये 360 हो गया, पाई के जगह पर 12/7, आर स्क्वायर आर तो बताना ही है, और ये 66 हो गया। अब आप देखो कि ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 6 से ये 6 बार में कट जाएगा, और 22 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ये आएगा 6 या 18 सते 126, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 9 एक बार में 14 और इंटू का 9 लिख सकते हो। ठीक है, तो आर का मान आ जाएगा 3 और रूट का 14।
तो 3√14 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, और आशा करता हूं कि आगे से ऐसा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा और आप सॉल्व भी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल GST, दोनों जो है वो सिमिलर है। XY रेशियो GS इज गिवन 2:3। XV is the median to the side YZ and GD is the median to the side ST. The value of YV upon SD का होल स्क्वायर ये आपको बताना है, ठीक है। 1 मिनट यार, ये ऐसा क्यों हो गया? अब यहाँ पर मैंने देखिए दो त्रिभुज बना दिया है। पहला है अपने पास XYZ, तो ये हो गया X, Y और Z, और दूसरा है अपने पास GST, तो ये हो गया G, फिर ये S और ये हो गया अपने पास T, राइट। अब इसमें कह रहा है कि XY और GS का रेशियो जो है वो 2 और 3 का है, यानी कि ये अगर 2 है तो ये कितना है, 3 है। अब XV जो है और YZ जो है वो माध्यिका है X से V XV, और जो दूसरा है अपने पास YZ, यार अच्छा XV YZ की माध्यिका है और GD जो है वो ST की माध्यिका है, तो ये हो गया GD, ये ST की माध्यिका है। तो आपको YV और YSD, ठीक है, ये SD, इसका स्क्वायर बताना है। अच्छा, अब एक बात आप समझ गए होंगे कि अगर ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है दोस्त, तो सिमिलर होने की कंडीशन में चाहे आप XY का GS से रेशियो निकालो या फिर XV का GD से रेशियो निकालो, यानी कि लेंथ की अगर कोई सा भी आप रेशियो लोगे, लंबाई की, चाहे वो भुजा हो या फिर हाइट हो या मीडियन हो, वो सब सेम रेशियो में रहता है। तो अगर XY का और GS का रेशियो 2:3 है, तो आप ये बोलोगे कि YV और SD ये रेशियो भी कितना आएगा, 2 और 3 ही आएगा, और इसका स्क्वायर बताना है तो ये 4 और 9 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी अपना सही आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे ये बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन 3 वृत्तों को चारों ओर से एक धागा कसकर बांधा गया है और धागे की लंबाई बतानी है। पहले भी हालांकि ये चीज मैंने बता रखी है, जैसे मान लो एक सर्कल ऐसे है, बहुत डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखना है तो आप जरूर से हमारा जो शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन है उसको देख लीजिए, उसमें मैंने ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है। देखिए ऐसा कुछ फिगर बनेगा इसका। अब इसमें सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, या फिर मैं बता देता हूं। मान लो जैसे हमने एक ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, और सेम रेक्टेंगल इधर भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हालांकि ये रेक्टेंगल आप ऐसे समझोगे तो नहीं समझ आएगा, बस हमने तीनों के रेडियस को मिला दिया मान लो, ठीक है, या फिर आप इसको आप डायमीटर भी कह सकते हो। इसको हमने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, फिर ऐसे ही यहां मिला दिया, और ऐसे ही यहां पर हम मिला देंगे। तो किसी एक को मैं बस समझा देता हूं आपको, वैसे डिटेल में मैंने पहले ही बता रखा है। ये मान लो इसके सेंटर्स हो गए A, B और C। ये चूंकि यहां से यहां तक रेडियस है और यहां से यहां तक रेडियस है, तो ये पूरा डायमीटर हो गया, यानी 2R। ये भी 2R हो गया, और ये भी कितना हो गया अपने पास, 2R। और इस हिसाब से ये भी 2R बन गया दोस्तों, ये भी 2R बन गया, और ये भी 2R बन गया। तो ओवरऑल देखो, केवल ये लेंथ आप देख रहे हो, ये लेंथ, तो ये 2 3 6R तो ये हो गया, और प्लस ये जो हमने नहीं लिया है एरिया यहाँ पर, ये भी तो लेना पड़ेगा ना, ये भी तो धागा है। तो ये तीनों मिला के एक सर्कल बन जाएगा, और उसका जो परिधि होगा वो 2πr होगा। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। R के जगह पर अगर आप 6 रख दोगे तो ये 6 छत्ते 36 आएगा, और ये 6 दूना 12 पाई, तो 36 और प्लस 12 पाई यानी कि 38 का जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। और इस पे कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो ये कह रहे हैं, मान लीजिए
ओ एक वृत्त का केंद्र है, पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है यदि पी ए बी वृत्त का एक छेदक रेखा है यानी कि एक सेकेंड है, और ए और बी पर वृत्त को वो काटता है, और पीटी जो है पी से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो पीटी की लंबाई बतानी है आपको। पी ए 3 दिया है और ए बी दिया है 9। ये कुछ ऐसा केस है कि ये एक सर्कल है, तो इसमें ये एक ऐसा छेदक रेखा हो गया जिसका नाम है आपके पास पी ए बी, तो ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और पीटी जो है ये है एक टेंजेंट। ऐसे में आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि ऐसे में पीटी का जो स्क्वायर होता है ये होता है पी ए और इंटू का पी से बी तक यानी कि पी बी। इसमें वैल्यू पुट कर दो, पी ए कितना है अपने पास 3 और ए बी पूरा, देखो पी ए तो 3 हो गया और ए बी पूरा अगर 9 है, ये 3 है और ये अगर पूरा 9 है, ए बी सॉरी ये 9 है, तो ये 9 3 12 आ जाएगा, तो ये 12 3 36। अगर ये पीटी स्क्वायर 36 है तो पीटी कितना होगा दोस्तों 6 होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है मान लीजिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां ए पर 90 डिग्री है, तो एक मैं त्रिभुज बना ही देता हूं जिसमें ए पर 90 डिग्री हो। ये बना दिया मैंने एक त्रिभुज, ठीक है, ये हो गया ए पर 90 डिग्री, तो ये ए बी सी हो गया। और ये कह रहा है कि ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो ए से मैंने बी सी पे एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया, ये ए डी हो गया। और ये कह रहा है कि जो ट्रायंगल एबीसी का एरिया है वो 80 है, बीसी 16 दे रखा है आपको, पूरा ये बीसी 16 दे रखा है, एडी का लेंथ बताना है। अच्छा बताओ, अगर ये हाइट है तो आप इसका एरिया 1/2, और अगर बेस आप बीसी को लेते हो तो हाइट आपको एडी ही लेना पड़ेगा, बीसी इंटू एडी 1/2, और बीसी हो गया आपका बेस यानी कि आधार, और ऊंचाई हो गया एडी, ये क्षेत्रफल हो गया। और ये क्वेश्चन में 80 के बराबर दे रखा है, तो ये 1/2 बीसी की जगह पर 16 रख लो और इंटू का एडी इज इक्वल टू 80। तो ये 2 8 16 और 8 से 10 बार में कट जाएगा, तो एडी की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। अब क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करूं तो एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल दिया है, केंद्रीय कोण इतना है, वृत्त की त्रिज्या। ये होमवर्क है आज के लिए आपका पहला, ठीक है, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में करा दिया है। होमवर्क का आंसर कैसे करते हैं आप ध्यान दे दीजिए, पहले हैशटैग लगाना है, फिर आपको लिखना है एनके मैथ्स बिना स्पेस दिए, ठीक है। और चाहो तो इसी में आप नंदू कुमार भी लिख सकते हो बिना स्पेस दिए, या फिर कम लिखना है अगर तो आप डायरेक्ट एनके मैथ्स लिख लो हैशटैग के साथ बिना स्पेस के, फिर स्पेस देके आप यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख दोगे 41 और फिर इसका आंसर लिख दोगे आपका जो भी एबीसीडी जो भी आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर करना है। अब मैं नाम बताऊंगा कि पिछली जो ज्योमेट्री की वीडियो थी स्पेशली पार्ट 1 की, उसमें किसने किसने आंसर किया है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जिन लोगों ने भी कमेंट किया था उनका नाम मैं बता देता हूँ। मैंने कमेंट बॉक्स अपना ओपन कर लिया है, तो 2-3 लोगों के ही नाम मुझे दिख रहे हैं, हालांकि कमेंट इतने सारे हैं, आप लोगों ने बस अलग अलग चैप्टर लिखा है, कोई सिंपल इंटरेस्ट करा दो तो ये करा दो वो करा दो, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस करा दो, प्रॉफिट लॉस करा दो, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो बस 2-3 लोग ही हैं, जिनमें मैं नाम बता देता हूँ। पहला है पीयूष कुमार, ठीक है, दूसरा नाम अपना पीयूष कुमार का ही है क्योंकि 3-4 क्वेश्चन मैंने पूछा था और सबका आंसर लगभग पीयूष कुमार ने लिखा है। अगला नाम है मनीषा का, मनीषा शर्मा, इन्होंने भी लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर किया है इसमें। फिर है प्रशांत जी हैं अपने, ठीक है, इन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर किया है। अंकित भाई हैं, इन्होंने भी एक क्वेश्चन का ही आंसर किया है। तो अगली बार मैं ये चाहूंगा कि जैसे आपने इसमें इतने सारे कमेंट कर दिया है चैप्टर का नाम बस ये वो, तो आप चैप्टर का नाम लिखो, लेकिन साथ के साथ पहले जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर भी करो आप, भले ही वो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा हो या जिस भी टाइप का हो, लेकिन क्या है यार माइक ही इधर रख दिया था मैंने, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। हालांकि नाम तो मैंने लिख ही दिया है, आवाज शायद आपके पास अच्छी ना पहुंची हो बिकॉज माइक शायद इधर उधर हो गया था, सॉरी फॉर दैट। पीयूष कुमार, इन्होंने लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर किया है कमेंट बॉक्स में। मनीषा शर्मा, इन्होंने भी लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर किया है। प्रशांत जी एक क्वेश्चन का आंसर और अंकित भाई भी एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बाकी इसमें इतने सारे कमेंट हैं, सब लोगों ने बस अलग अलग टॉपिक के नाम दिए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस करा दो, टीएसडी करा दो, या ये अपना डिस्काउंट करा दो, परसेंटेज करा दो, ठीक है।
लेकिन मेन बात यह है कि जो क्वेश्चन का आंसर देने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो मैं चाहता हूं कि अगली बार आप सभी लोग क्वेश्चन का पहले आंसर दें, फिर आपको जो भी चैप्टर करना हो वो आप चैप्टर सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं आगे और अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे कह रहा है कि दो एक समान वृत्त है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 है और वे एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं कि उनमें से प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है, तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो मैं डायग्राम पहले बनाता हूं। देखिए अब मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। जैसा ये बोला है दो सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं, तो ये पहले का सेंटर हो गया, ये दूसरे का सेंटर। अब इन दोनों के बीच का जो कॉमन पार्ट आ रहा है, जैसे ये कॉमन एरिया जो आ रहा है, इसका एरिया आपको बताना है। ये वाला कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसान है। जैसे मान लो आप, इसमें क्या करता हूं मैं, यहां से इसको मिला देता हूं। अभी मैंने किसी क्वेश्चन में आपको बताया भी था ऐसा एक क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डायग्राम पे। चलो सीधी लाइन नहीं आ पा रही है, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। इसको मैंने मिला दिया, एक लाइन यहां से आ गया और दूसरा मैंने यहां से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूं, जैसे यहां पर ये एक सेक्टर हो गया, चलो इसका नाम मैं रख देता हूं ए, बी और सी। अब ये जो एरिया है ये केवल रेड वाला छोटा सा, अगर मैं पूछूं कि इसका वैल्यू बताना हो, इसका एरिया निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप बोलोगे कि इसके लिए जो सेक्टर है अपने पास, सेक्टर ए बी सी, इसमें से माइनस करेंगे हम ट्रेंगल एबीसी को। ठीक है, इस पूरे सेक्टर में से हम बस त्रिभुज त्रिभुज को माइनस कर दें। देखो ये पूरा सेक्टर हो गया ऐसे, और इसमें से बस त्रिभुज को हम माइनस कर दें तो ये वाला बस इतना सा छोटा सा एरिया बच जाएगा आपका। ठीक है, वही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से बस ये त्रिभुज वाला हिस्सा अगर मैं काट के निकाल दूं तो ये छोटा सा हिस्सा बच जाएगा। तो ये पूरा सेक्टर का एरिया, अब चूंकि मैंने आपको पीछे किसी क्वेश्चन में बता दिया था इसीलिए इसमें मैं नहीं बता रहा हूं। देखो ए बी बी सी और ए सी ये तीनों ही रेडियस है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये एंगल आ गया 60 डिग्री का। तो सेक्टर का एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा थीटा यानी कि 60 और बटा 360 और इंटू का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी 3×900। ठीक है, और माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि 900। ठीक है, साइड तो यहां पर रेडियस के बराबर ही है। अब काट पीट लो, ये 60 से 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 6 से कट जाएगा, 15 छक्का 90 यानी कि 150 बार में, तो ये आ गया 150 पाई, और माइनस का 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100, तो ये आ गया 25 में 225 और √3। तो 150 पाई और माइनस 225 √3, ये केवल इस छोटे वाले का एरिया आया। अब अगर मैं ऊपर ये पूरा ग्रीन पार्ट पूछूं कि इसका एरिया बता दो, इस पूरे ग्रीन ग्रीन वाले का, तो आप बोलोगे कि देखो भाई इसके लिए उपाय ये है कि ये जो छोटा वाला रेड एरिया है वो तो हो गया ही, इसके साथ साथ ये एक सेक्टर पूरा ले लूं मैं, ये पूरा सेक्टर जो कि हो गया बी सी ए, सॉरी देखो ये ए सी ऐसे पूरा, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ए सी ये पूरा, अरे यार ये देखो ये पूरा ए सी, और फिर ये, तो ये एक सेक्टर बन गया ना। तो ये पूरा सेक्टर और ये रेड वाला ले लो, तो सेक्टर का एरिया फिर से वैसे ही निकालोगे, आपका यही वाला हो जाएगा क्योंकि सेक्टर तो वही है। तो फिर से ये 150 पाई आएगा, तो आप लिखोगे 150 पाई और प्लस का ये उसमें ऐड कर लोगे 150 पाई और माइनस का 225 √3, तो ये 300 पाई और माइनस का 225 √3 आ गया। और ये आधा एरिया है पूरा, जब नीचे वाला भी आप निकालोगे तो इसका डबल कर लोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 600 पाई और माइनस का 450 √3, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाता हूं। इसमें कह रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है, R1 + R2 और C1 C2 समान नोटेशन के साथ R1 R2 और ये। ठीक है, यानी कि ये त्रिज्या है और ये दोनों जो C1 C2 लिखा है ये केंद्र है। देखिए अब इसके अनुसार क्या कह रहा है कि दो अपने पास ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याओं का योगफल जो है वो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है। जैसे मान लो एक सर्कल मैंने ये बना दिया और दूसरा सर्कल बिल्कुल सेम होगा, या फिर अलग भी आप कह सकते हो, वो छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। लेकिन बस हाल ऐसा है यहाँ पर कि दोनों के केंद्रों के जो बीच की डिस्टेंस है, एक मिनट, ये यहां से यहां तक जो दोनों के केंद्र के बीच का दूरी है ना दोस्तों, ये C1 है और ये C2 है। तो जो C1 C2 है ये किसके बराबर है, R1 + R2 के, जिसमें मान लो ये R1 है आपका और ये R2 है।
तो ये तभी पॉसिबल है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी दोनों की त्रिज्याओं के योगफल के बराबर तभी होगा जब दोनों एक्सटर्नली किसी पॉइंट पे टच कर रहा हो। क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग हो गया तो R1 प्लस R2 जो है वो छोटा हो जाएगा C1 C2 से। जैसे मान लो अगर मैं ये अलग बना दूं, ये अलग बना दूं, तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, लेकिन इन दोनों का सम यहां से यहां के तो बराबर नहीं होगा ना, ऐसे में पॉसिबल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपसे कह रहा है कि कितने कॉमन टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। अब आप खुद ही देख लो कितने कॉमन टेंजेंट हम खींच पाएंगे। एक तो यहां पर हम ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर ऊपर जो दोनों को टच कर दे, एक यहां से ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों को टच कर दे, और तीसरा है बीचों बीच हम खींच सकते हैं जो तीनों को टच कर दे, दोनों सर्कल को। ठीक है, तो ओवरऑल हम 3 ऐसे टेंजेंट्स खींच सकते हैं जो कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है, धागा से बांध कर रखा गया है, धागे की लंबाई बतानी है। तो ये हो गया आज का दूसरा होमवर्क। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में एक कर दिया है बिल्कुल सेम टाइप का, तो वहां से आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके भी कर सकते हैं। एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले बर के आकार में है, इसे वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या देखो, वृत्त की त्रिज्या जब एक आप स्क्वायर को मोड़ करके और एक सर्कल बना दोगे तो जो बाहर वाला लाइन है, ये लाइन, ये तो सेम ही रहेगा ना, इसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी तार की। तार का लेंथ थोड़ी चेंज हो रहा है ना, तार उसमें से तोड़ कर हटा रहे हैं ना, उसमें और मिला रहे हैं। तो जो लेंथ होगा यानी कि पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस सेम हो जाएगा। इसमें पेरीमीटर 4 इंटू साइड होगा और इधर सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई यानी कि 22/7 और आर। बस काट लो। अब देखो ये 11 चौके 44 से 22 दूना 44 कट जाएगा तो आर की वैल्यू 7 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है 45 का। 46 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 46 में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिधि और कोण दिया है, तो ये भी होमवर्क में चला गया। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर मैं बात करूं, आजा भाई 47 में कह रहा है कि एक वृत्त पर बिंदु M से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो T पर स्पर्श करती है, MT 12 है और AB पर प्रतिच्छेद करता है, MA 8 है, AB की लंबाई। होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान रखना। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना ऐसा वाला, बिल्कुल उसी पर है कि मान लो ये एक छेदक रेखा हो गया और ये हो गया आपका PT टेंजेंट, और ये PA है और ये PB है, तो आपका PT स्क्वायर जो होता है ये PA इंटू PB पर होता है। तो ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। मैंने इसलिए बता दिया कि किसी दोस्त या भाई को ऐसा ना लगे कि ये बड़ा क्वेश्चन था तो मैंने छोड़ दिया। मैंने आपको होमवर्क इसलिए दिया क्योंकि वैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने पीछे इसी वीडियो में कर रखा है, तो कुछ आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे। ठीक है, वही बात है, खेलोगे तभी जीतोगे। तो खेलने का चक्कर हटाओ और पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, पढ़ोगे तभी एग्जाम पास करोगे और तभी सिलेक्शन लोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके लिए जरूरत है कि बस ऐसा नहीं मैं ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूं और आपको फिर बस वीडियो देख लो और हो गया, तो ऐसे में बात नहीं बनने वाली है। कुछ क्वेश्चन मैं जो छोड़ रहा हूं वो आपको करना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको सभी क्वेश्चन को खुद से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से ये कह रहा है हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन दैट पासेस थ्रू 2 फिक्स पॉइंट, यानी कि 2 फिक्स पॉइंट हो गया, दोनों से पास करने वाले कितने हम सर्कल खींच सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों, अच्छा आप बताओ दोनों से पास होने वाले हम कितने सर्कल्स खींच सकते हैं जो दोनों से पास हो। अब आप खुद ही देख लो, जैसे मान लो मैंने यहां से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एक सर्कल बन गया। दूसरा चाहूं तो मैं थोड़ा और नीचे से ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ड्रॉ नहीं हुआ लेकिन कर सकता हूं। ठीक है, स्किल पे डाउट मत करना, आप ऊपर से भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और ऊपर जाके ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही और नीचे आके भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सर्कल्स काफी सारे हो जाएंगे, तो अनंत अपना आंसर है यानी कि इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल बताना है, तो ये भी होमवर्क में आपके चला गया। बिल्कुल भी ये मत करना कि आपके लिए मैंने छोड़ दिया, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये है अपना क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 50। ये एक मिनट, कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर व्यास वाले 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा खींची जाती है ऐसे वृत्त में, और उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ठीक है, लैंग्वेज कुछ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल हैविंग डायमीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इन द सेम सर्कल फ्रॉम 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, देखो इसके कहने का मतलब है कि एक सर्कल है
जैसे मान लो मैं एक सर्कल ड्रॉ ही कर लेता हूं। ठीक है, ये मान लो अपने पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल में ये क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा बड़ा बना है सर्कल, चलो ये हो गया। अब इसमें इसके कहने का मतलब ये है भाई कि एक तो है 40 सेंटीमीटर लेंथ वाला अपने पास, ये हो गया पहला जीवा। दूसरा जीवा है 30 सेंटीमीटर लंबाई वाली। ठीक है, और न्यूनतम दूरी बतानी है। ये बात ध्यान रखना, जब न्यूनतम दूरी की बात करें, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो हम इसी के नीचे बनाएंगे, अपोजिट साइड में नहीं जाएंगे, हम इसी के नीचे बना देते हैं एक। ये हो गया अपना 30 सेंटीमीटर वाला दूसरा जीवा। तो इसका नाम मैं रख लेता हूं कि ये अपने पास जो कॉर्ड है इसका नाम ए बी है और इसका नाम हो गया सी डी, और ये हो गया अपने पास सेंटर सी, या फिर चलो सेंटर ओ रख देते हैं। अब यहां से आप यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और दोनों के लिए आप रेडियस ड्रॉ कर दो यहां से। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि इस कंडीशन में दोस्तों हमें ये वैल्यू बतानी है। मान लो ये m और ये n है, तो हमें mn बताना है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। ठीक है, अब इसमें देखो जो रेडियस है वो दोनों ही केस में 25 हुआ, क्योंकि 50 है यहाँ पर व्यास, तो ये 25 हो गया। ठीक है, और अगर आप बात करो एम ए का, तो एम ए जो है वो ए बी का आधा होगा। ए बी जो है, जो सेंटर के करीब है, वो बड़ी लेंथ है, तो वो 40 सेंटीमीटर वाला आप जीवा मान लो, तो 40 का आधा ये 20 हो गया, और ये 30 का आधा 15 हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये 25 है और ये 20 है, तो ओ एम कितना बन सकता है, सॉरी 25 और ये 20। हाँ, ध्यान से इसमें देखो आप, इस वाले ट्रेंगल में ये 90 डिग्री है, तो एक 25 है एक 20 है, तो 5 पच्चे 25, 4 पच्चे 20, तो ये 3 पच्चे 15 हो जाएगा। ठीक है ना, मैं 3 4 5 वाला ट्रिपलेट अप्लाई कर दिया, 5 गुना करोगे तो 15 20 और 25 आ जाएगा। अब बात करूं अगर मैं दूसरे वाले इसकी, देखो ये जो दूसरा अपने पास ट्रायंगल है इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक 25 है और एक 15 है। तो देखो देखो 15 25 और 20 का बन रहा है ना ट्रिपलेट यहाँ पर, तो जब 25 और 15 है तो एक ये कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 20 में से 15 को माइनस कर दो, तो जो एम एन का लेंथ आएगा वो 5 आएगा, और वो ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो ए होगा, ऑप्शन फर्स्ट। Now this is question number 51. In the figure, O is the center of the circle. Its two chords AB and CD intersect each other at the point P. Within the circle, if AB is given, PB is given, CP is given, then find the measure of PD. PD कहाँ पर है इसमें, दिस वन इज PD, इसकी लेंथ लेट से x है, या फिर x नहीं भी मानोगे तो ऐसे कंडीशन में आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज PA इंटू PB, दिस इज इक्वल टू PC इंटू PD, राइट। इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। PA इसमें गिवन था, PA कहीं है, कोई बात नहीं, देखो AB 20 दे रखा है आपको, A से B तक पूरा 20 दे रखा है। ठीक है, ये पूरा कितना है अपने पास 20 है, और CP आपके पास 8 है, CP 8 है, और आपको दे रखा है यहां पर 12 है PB, P से B तक ये 12 है, ये पूरा 20 था, ये 12 है, तो ये भी 8 हो गया, और ये तो x था ही, तो फॉर्मूला इसमें पुट कर दो, x इंटू 8। यार ये तो 12 ही रह जाएगा ना, फिर 51 का तो यही हो गया, ऑप्शन बी ही, क्योंकि उधर भी 8 गुना में 12 ही है, तो ये 8 8 कटेगा तो 12 ही बच जाएगा, इजी निकला ये तो। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधियों का अनुपात इतना है, यदि पथ 50 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक त्रिज्या बताइए। ठीक है भाई, बता देंगे। ये एक सर्कल हो गया और एक इसके बाहर बाहर सर्कल है, इसके कहने का मतलब यही है। इसमें कह रहा है कि ये हो गया मान लो बाहरी त्रिज्या, और ये हो गई भीतरी त्रिज्या, इंटरनल सर्कल, सॉरी सर्कल में बोल रहा हूं, इन रेडियस आप इसको नहीं बोलोगे, जो इन सर्कल है या फिर अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो पथ है वो 50 मीटर चौड़ा है, यानी कि ये जो लेंथ है बस यहां से यहां तक ये 50 मीटर है, बस बात इतना सा है। और परिधियों का अनुपात आपको 5 4 दिया है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो परिधियों का अनुपात है वही रेडियस का भी अनुपात होगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें से बड़ा रेडियस और छोटा रेडियस का अनुपात क्या होगा, तो ये 5 और 4 ही आएगा। ठीक है ना। अब अगर ये 5 और 4 है दोस्तों, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, यानी कि पथ की लंबाई कितनी आ गई, एक, जो कि क्वेश्चन में 50 दे रखा है। तो अगर एक का मान 50 है तो छोटा वाला त्रिज्या बताना है, यानी 4 का मान कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, तो 200 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, नहीं सी में है, सॉरी सी में है। देखो मार्क सही पे किया, कोई बात नहीं, मैं आशा कर ही रहा हूं कि आप मानो या ना मानो
लेकिन मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ गया होगा और आ भी रहा होगा और आगे भी पसंद आता रहेगा। और अगर ये बात सच है तो आप हमारे YouTube चैनल एनके मैथ नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो तो आपको कमेंट करना ही करना है अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 10 मीटर्स एंड एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। इजी है, आपको पता है कि एरिया क्या होता है दोस्तों, त्रिज्याखंड का थीटा बटा 360 यानी कि 90 बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22 बटा 7 हो जाएगा और आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100। ये 9 चौके 36 और 4 से 25 चौके 100 कट जाएगा तो ये हो गया 25। और इसको अगर मैं 3.14 रख लूं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये 25 या 75 आ गया और प्लस 25 चौके 100 का 0 और 25 और 10 35 यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो 75 और 3 78.5 लगभग आ रहा है जो कि ऑप्शन सी में है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन सी। देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ने वाला था लेकिन छोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि ये मुझे लगा कि थोड़ा कैलकुलेशन है तो आपको परेशान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विद अ गिवन टेंजेंट इज। किसी वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समांतर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। ये तो बहुत आसान है। चलो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, इसमें एक टेंजेंट आपको दे रखा है मान लो यहां पर, तो इसके पैरेलल कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, इसके पैरेलल इसके समांतर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं। ये होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर अपने पास 55, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो डीईएफ के सिमिलर है और एबी दे रखा है 9.1, डीई भी दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ डीईएफ इज 25, देन पेरीमीटर ऑफ इज। अच्छा, आपको ये बात पता होगा कि जब दो ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर होते हैं तो सिमिलर होने के केस में दोस्तों लेंथ जो होता है, लेंथ चाहे ये लेंथ हाइट का हो या फिर साइड का हो या फिर मीडियन का हो या फिर रेडियस का हो, इन रेडियस या सरकम रेडियस का हो या फिर पेरीमीटर का हो, ये सब केस में रेशियो जो होता है वो सेम ही होता है। तो यहां पर अगर मैं ये बोलूं दोस्तों कि देखो ए बी और बाई डीई, ए बी बाई डीई ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे दोस्त बीसी और बाई ई एफ के, सॉरी दिस वन इज ई एफ, और फिर AC बाई डी एफ, AC बाई डी एफ, ये सब सेम होगा और यही चीज पेरीमीटर के भी बराबर होगा, P1 बाई P2 लेट से मैंने लिख दिया। अब इसमें देखो जो भी गिवन है उसको हम पकड़ते हैं, जैसे DE और AB गिवन है तो यही बस हम रख लेते हैं, इसी से काम हो जाएगा। यही पेरीमीटर का रेशियो दे देगा P1 और P2 का। तो आप AB लिख लोगे कि AB कितना है अपने पास 9.1 और जो DE है वो 6.5 है। ये 13 पच्चे 65 और 13 सत्ते 91 और P1 जो है ये भी आपको दे रखा है कि 25 है, तो ये हो गया 25 बटा P2 इक्वल टू 7 बटा 5। DEF का परिमाप दे रखा है ना, तो DE हमने नीचे रखा है, सॉरी, तो ये आपको जो 25 है वो नीचे रखना पड़ेगा। क्यों नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने P2 नीचे ले लिया है और DEF दूसरा वाला ट्रायंगल है तो हम P1 बाई 25 रखेंगे और ये 7 बटा 5, तो 5 पचे 25 और 7 पचे 35, तो P1 की वैल्यू 35 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है। नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन नंबर 56। ये एक वृत्त का, अरे यार, वृत्त का परिधि दिया है यानी कि सरकमफ्रेंस और आपको रेडियस बताना है। तो ये होमवर्क भी नहीं दे रहा हूं, ये आपको सो के उठ के बैठ के जैसे मन करे या फिर लेट के इसको सॉल्व कर लेना। और नहीं भी करोगे तो मैं आशा करता हूं कि एग्जाम में अगर ये देखने को मिले तो इसको आप सॉल्व कर पाओगे। एक वृत्त त्रिभुज एबीसी के अंदर बना हुआ है, त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी हैं, AB BC और AC इतने इतने पे टच करता है, AD का मान क्या होगा। चलो एक सर्कल बना देते हैं पहले, ठीक है। तो मान लो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसमें इसके कहने का मतलब ये है कि ये एक त्रिभुज के अंदर है तो एक त्रिभुज बनाना अनिवार्य हो गया है अब यहाँ पर। तो यार कहाँ बन के जाओगे भाई, चलो नीचे बनाते हैं, फिर छोटा त्रिभुज बना सर्कल ही छोटा बनाना चाहिए था हम लोगों को, सॉरी,
इतना ही बड़ा रहने देते हैं। अब इसमें मैंने ये बना दिया, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लेना अपना। और ट्रायंगल एबीसी है ये, तो ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। और इसमें ये भी कह रहा है कि ए बी, देखो ए बी जो है वो डी पे टच कर रहा है, ये हो गया डी, ये ई हो गया और ये अपने पास एफ हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एडी का मान क्या होगा, एडी यानी कि ये मान लो एक्स है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बता दिया है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि शायद बहुतों लोगों को नहीं समझ आया होगा। ए बी जो है पूरा आपको दे रखा है कि ए बी इसमें कितना है दोस्तों, 16 है। अगर ए से बी तक पूरा 16 है और ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 16 और माइनस एक्स। और चूंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आप खींचते हो तो इन दोनों की लेंथ सेम होती है। तो ये अगर x है तो ये भी x हो गया, ये 16 माइनस एक्स है तो ये भी 16 माइनस एक्स हो गया। और पूरा AC कितना है आपके पास, तो आप बोलोगे भाई जो AC है वो है 24। तो अगर AC 24 है और ये x है तो ये वैल्यू 24 माइनस एक्स हो गया, और ये 24 माइनस एक्स हो गया तो ये भी 24 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम होगा। अब इस पूरे की लेंथ आप ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 40 और माइनस का 2x, और ये हो गया BC के बराबर। लेकिन क्वेश्चन में जो BC है वो दे रखा है आपको 20, तो ये 20 के बराबर हो गया, तो 2x की वैल्यू भी 20 हो गई और x का मान कितना आ गया 10। तो ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है। और आशा करता हूं कि ये बात आप भी समझ पाए होंगे कि ये आंसर कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 58 की मैं बात करता हूं। दो वृत्तों का परिधि दिया हुआ है, उनके त्रिज्या के बीच का अंतर बताना है, तो ये आप कर लेना खुद से। आगे बढ़ता हूं, एक वर्ग का परिमाप दिया है, क्षेत्रफल बताना है, ये भी आप कर लेना खुद से, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो अगर ये मैं ये समझ के छोड़ रहा हूं कि आप ये जरूर कर पाओगे, क्योंकि अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आप कर लोगे। ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्त बनाए जाते हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। तो एक डायग्राम ही पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। पहले एक सर्कल मैंने बना दिया। अब इसमें कह रहा है कि इसके अंदर एक और सर्कल है, तो एक और सर्कल मैंने इसके अंदर ड्रॉ कर दिया, जो कि थोड़ा छोटा होना चाहिए था डेफिनेटली। तो मैंने ये बना दिया दूसरा सर्कल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यहां से एक ऐसा लाइन में ड्रॉ करूंगा जो छोटे वाले के लिए टेंजेंट बन जाए लेकिन बड़े वाले के लिए कॉर्ड बन जाए, ठीक है। और इसकी लेंथ बताने के लिए मैं यहां से रेडियस छोटे वाले के लिए रेडियस ड्रॉ करता हूं जो यहाँ परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, और फिर ये बड़े वाले की रेडियस हो गई, ठीक है। वैल्यू पुट कर लो, 20 है बड़ा वाला रेडियस और छोटा वाला जो रेडियस है ये 16 है, तो ये निकाल लोगे आप। देखो ये 3 4 5 वाला केस बन गया ना, ये 5 का 4 गुना है 20 और ये 4 का 4 गुना है 16, तो ये 3 का 4 गुना 12 आएगा। तो ये अगर 12 है तो ये भी 12 होगा और पूरा 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आगे बढ़ जाता हूं। अब मैंने आपको बोला था कि 40 क्वेश्चन कर दूंगा इसमें, तो अब कर पाएंगे हम 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल AOC इज गिवन, दिस इज 140 डिग्री, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC। ABC यानी कि ये वाला एंगल बताना है आपको। AOC यानी कि ये दे रखा है 140। ऐसे केस में सीधा सीधा ध्यान रखना कि इसके पीछे पीछे एक आप लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। जैसे ही आप इतना सुंदर लाइन ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो परिधि वाले का डबल होता है। यानी कि यहाँ थीटा है तो यहाँ कितना बनता है 2 थीटा, दोनों बस एक ही कॉर्ड के एक ही साइड में बने होने चाहिए। तो आप देखोगे कि ये अगर 140 है तो ये तो आधा हो जाएगा यानी कि 70 हो जाएगा। और फिर अगर मैं इसका नाम D बोल दूं तो आपको ये भी पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया यानी कि चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 70 है तो ये 110 आएगा, तभी ये 180 डिग्री बन पाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है 61 का। और ये बात भी आप समझ गए होंगे और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने पुराने ज्योमेट्री की किसी की भी, आप चाहे CHSL ले लो या फिर CGL ले लो या फिर CPU ले लो, इनमें से किसी का भी अगर आपने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखा है
ठीक है, ज्योमेट्री का, या फिर आप सिलेक्शन पोस्ट ले लो। सिलेक्शन पोस्ट 9 का मैंने ज्योमेट्री का एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे ज्योमेट्री क्वेश्चन मैंने लिए थे। तो इनमें से कोई सा भी वीडियो अगर आपने देखा है, चाहे आपने सीजीएल 2021 का देखा हो, 22 का तो कर ही रहा हूं, 2020 का देखा हो, 2019 का देखा हो, सबका मैं करते आ रहा हूं पिछले 2-3 सालों से, तो डेफिनेटली ये रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी एज शोन इन द फिगर, AB और AC सेम है, AB और AC सेम है, ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा। ये अगर 130 है तो ये 50 होगा और ये भी 50 होगा। ये बात तो आप समझ ही गए हो, क्योंकि एक सीधी लाइन पे 180 बनता है, तो 130 माइनस करोगे तो ये 50 आ गया। अब आपसे पूछा है BAC यानी कि ये वाला एंगल। अब आपको ये भी पता है कि ये जो 130 है ये इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, सम के बराबर। तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 80, तभी दोनों मिलके 130 बनेगा ना। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 का हो गया डी। 63 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 63, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है P, वृत्त पर एक बिंदु इस प्रकार है। चलो पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो। ये मैंने एक सर्कल बना दिया और O इसका क्या है, सेंटर है, O हो गया सेंटर। ए बी जो है वो व्यास है, तो चलो ए बी में बना देता हूं, व्यास मीन्स डायमीटर। तो ये मैंने डायमीटर यहां से ड्रॉ कर दिया और इसका जो प्यारा सा नाम है वो ए बी है। अब इसमें ये कह रहा है कि P जो है वो एक बिंदु इस प्रकार है, ये O था, कि AOP 110 है, AO और P। तो मुझे लगता है कि 90 डिग्री से बड़ा है, तो इधर कहीं P बना देते हैं। ये मान लो बना दिया मैंने यहाँ पे P। तो AOP जो है, यार इस O को यहां से हटाओ, O को मैंने यहां बना दिया और ये एंगल आपको 110 दे दिया। आपसे OBP पूछ रहा है, OB और P। चलो इसको मैं मिला देता हूं अब। और आपसे ये कोण की जानकारी ये मांग रहा है कि ये कोण बता दो कितना होगा, OBP। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है कि हम फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वैसे ही करने का मतलब अगर आप नहीं समझे हो तो अभी समझ जाओगे। देखो मैं डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा सा इसे पीछे बढ़ा देता हूं। मान लो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। ऐसे बनाने से फायदा क्या हुआ कि ये अगर 110 है तो ये उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 55। अभी मैंने बताया था ना कि अगर एक ही साइड में ये एंगल बना हो तो ये थीटा होने पर ये कितना होता है दोस्तों, 2 थीटा होता है। वही बात मैंने यहां पर कर दिया, ये अगर 110 है तो ये 55 हो गया। और फिर मैं आगे भी एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। और इसका नाम भी मैंने रख दिया एक डी। अब आप देखोगे कि ये अगर मान लो Q है तो Q और D दोनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि जो AQP और D है ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, कैसा, साइक्लिक यानी कि चक्रीय। तो ये 155 है, तो सॉरी ये 55 है, तो ये कितना बचेगा, 125 बचेगा। और ये अगर 125 है तो फिर आप देखो ये वाला जो ट्रायंगल है अपने पास, ये सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है रेड रेड वाला, ये भी तो एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये 125 है, तो इसके सामने वाला कितना होगा, 180 और माइनस का 125 यानी कि 55। तो 55 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते थे कि ये जो देखो, जो ए से लेकर के, ए से और लेकर के पी तक, ये जो अपने पास कॉर्ड है या फिर आर्क है, इसी के द्वारा दोनों एंगल बनाया जा रहा है। इसी के द्वारा क्यू पर भी एंगल बन रहा है और इसी के द्वारा बी पर भी एंगल बन रहा है। तो ये दोनों सेम होगा। ये भी आपने पढ़ा हुआ कि एक सर्कल में अगर एक ही साइड दो एंगल बन रहा है तो वो दोनों सेम होता है। तो ये क्यू था और ये अपने पास बी था। ये अगर 55 है तो ये भी 55 होगा। आप ऐसे भी बता सकते थे इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू एबी और बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि ये पैरेलल है। देखो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पार्ट 1 में भी बता दिया है, लेकिन फिर भी बता देता हूं आपको। चलो, एक मैंने पहले ट्रायंगल बना दिया और इसमें कह रहा है कि इसका नाम एबीसी है, पी क्यू एबी और बीसी पर स्थित है और ये पैरेलल भी है। देखो ये हो गया आपके पास ए बी सी, पी यहां पर है, क्यू यहां पर है, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है कि पी क्यू ए सी के पैरेलल है। ओ भाई, तो ये क्या बीसी पर है? हाँ,
तो मैं एबीसी का ही नाम बदल देता हूं, कोई बात नहीं। देखो एक है ए बी पर और एक है बीसी पर, तो ये बी हो गया और ये ए हो गया। पी जो है वो ए बी पर है और क्यू जो है वो बीसी पर है, ठीक है। अब इसमें पी क्यू और ए सी पैरेलल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये पी क्यू है और ये ए सी है, पैरेलल हो गया। इसमें कह रहा है कि ए बी 26 है, ए बी ये पूरा 26 है, पी क्यू 7 है, पी क्यू 7 है, ए सी 10 है, ए सी ये पूरा 10 है। तो आपसे एपी पूछ रहा है कि एपी बता दो कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो चूंकि ये पैरेलल है तो बेस पैरेलल होने के कारण ये क्या हो गया आपका, दोनों जो ट्रायंगल, देखो मैं साफ लिखता हूं, जो ट्रायंगल आपका बी पी और क्यू है ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ए और सी के, ठीक है। तो भुजाएं भी समानुपाती होंगी। देखो इसमें आप ले लो ये बीपी, ठीक है, बीपी और बाई टोटल अगर आप लेते हो तो ये ए बी आ जाएगा नीचे, और इसमें आप ले लो पी क्यू और बाई ये टोटल आपका ए सी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। तो बी पी की जगह पर वैल्यू हमें नहीं पता है, मान लो मैं इसको x रख देता हूं, तो ये हो गया x। ए बी तो आपको पता है कि ए बी कितना है दोस्तों अपने पास, ये है 26, तो ये मैंने ए बी की जगह पर रख दिया 26, दिस वन इज 26, ठीक है। ए बी इसमें कहीं दिया होगा कि ए बी 26 है, ये है, ठीक है। और दूसरे साइड पी क्यू 7 है और ये कितना है, 10 है। तो यहां से अगर x का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 7 छक्के 42 और 7 दूना 14 और 4 18, तो 18.2 आ गया। तो अगर ये वैल्यू केवल x वाला 18.2 है तो जब आप एपी निकालोगे तो आप एपी के लिए ये बात तो कह ही सकते हो कि ये एबी और माइनस का बीपी है। तो ए बी अपने पास 26 था और माइनस बीपी जो कि है 18.2, तो यूनिट डिजिट से आप समझ पाओगे कि पॉइंट के बाद 8 आएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो 64 का जो सही आंसर है वो बी है। अब आ जाता हूं 65 पे। 65 में कह रहा है कि 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर केप्ट टचिंग इच अदर द स्ट्रिंग टाइटली। देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, स्ट्रिंग का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखो 6r क्या था अपने पास, 6r और प्लस का 2πr। डायरेक्ट अब इसमें r की वैल्यू आप 7 पुट कर दो, यहां 7 रख दोगे तो ये 7 छक्के 42 और प्लस ये 7 दूना 14 पाई, तो 42 और 14 पाई किसमें है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ये होमवर्क दिया ही नहीं, मैंने सॉल्व ही कर दिया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो क्योंकि इस पर आ चुका है क्वेश्चन। और देखो ये अंदाजा लगा लो आपकी नंबर ऑफ टेंजेंट्स पूछा जा रहा है, ठीक है। और फिर स्ट्रिंग का लेंथ आपसे पूछ रहा है। स्ट्रिंग लेंथ का मतलब आप किससे, धागे की लंबाई पूछ रहा है, रबर की लंबाई, जब ये 3 सर्कल या 4 सर्कल को वैसे कर दे, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, ये दो मतलब कॉमन है। इसके बाद सिमिलरिटी जो है ये बिल्कुल आ रहा है, कॉर्ड्स पे क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल। तो ये सारी चीजें देखो, सर्कल में क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, ये बात माननी पड़ेगी आपको, और सिमिलरिटी पर भी, तो ये बात ध्यान रखना है। अब देखो इसमें भी फिर से वही पूछ लिया, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर भी नहीं है, यानी कि दोनों ऐसे अलग अलग है, तो अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की यानी कि कॉमन टेंजेंट्स का नंबर आपको बताना है, बताओ। अब ये भी वैसे ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आप देख लो, एक तो आप ऐसे कॉमन टेंजेंट खींच सकते हो सीधे सीधे, ठीक है, एक नीचे से वैसे ही सीधे सीधे खींच सकते हो, एक ऐसे क्रॉस में खींच सकते हो, ठीक है, और ऐसे ही एक यहां से आप क्रॉस में खींच सकते हो। तो कितना हो गया दोस्तों, ओवरऑल 4 हो गया ना लाइन। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये वाला चौथा, तो टोटल 4 यानी कि ऑप्शन ए। 67 क्वेश्चन नंबर 67, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यू आर AB is equal to PQ angle, B equal to angle Q. The two triangles are congruent by SAS criteria. देखो आपको ये बताना है कि SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं। You have to find the actual property or the actual, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, एक्चुअल कंडीशन, यानी कि आपको बताना है किस कंडीशन में ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो देखो ये SAS से कॉन्ग्रुएंट कर रहा है जब, तो सीधी सी बात है, देखो एक साइड तो इसने सेम दे दिया, एक एंगल सेम दे दिया, तो तीसरा जो बचता है वो एक साइड ही होगा डेफिनेटली, ठीक है।
एक साइड इसने सेम दिया है ए बी पी क्यू, एक एंगल भी सेम दिया है, तो अब तीसरा साइड ही हो सकता है। तो देखो BC और QR, क्या BC और QR सेम होगा तो चलेगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। या फिर देखो BC और QR ये तो पहले सेम एक ही संगत है, तो संगत होने के कारण ये सही हो जाएगा। बाकी को भी आप चेक कर लो, AC और PR, देखो AC पहला और लास्ट वाला है और PR भी पहला और लास्ट वाला है। ठीक है, और अगला क्या है अपने पास, AC और QR। AC के साथ QR तो नहीं ले सकते हम। AC और PR कुछ यार हमने सही लिया है क्या, एक मिनट डायग्राम बना देता हूं। चलो, अगर आपको समझने में परेशानी ना हो इसके लिए डायग्राम ही बना लेते हैं। देखो, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, पहले ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरे का नाम है अपने पास PQ और R। ये P है। अब ध्यान से बात समझना, आपको ये बोला है कि AB और PQ सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है। ठीक है, और B और Q जो है ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। तो कॉन्ग्रुएंसी में आपको पता होगा कि जब एक एंगल सेम होता है तो SAS का मतलब हुआ इस एंगल के दोनों अगल बगल वाले यानी कि आसन भुजाएं होनी चाहिए, यानी कि एक इसके इस साइड का भुजा, एक इस साइड का, तो फिर BC और QR ये सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है, बाकी भटकने की जरूरत नहीं है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। एक वृत्त की त्रिज्या 5 है, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, ये मान लो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा में सीधा खींच देता हूं। ठीक है, ये यहां से मैंने खींच दिया स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये त्रिज्या हो गया अपने पास, तो ये तो 90 डिग्री बनेगा। त्रिज्या 5 है ही, ये 5 है, ये 10 है, तो इसका लेंथ क्या आ जाएगा आपका, √10 स्क्वायर और -5 स्क्वायर, यही होगा। तो 100 में से 25 जाएगा तो 75, 25 या 75 यानी कि 5√3 इज द आंसर, ऑप्शन बी। तो 68 का क्या हो गया अपने पास, बी। 69, दो क्वेश्चन बस रह गए। 69 जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 69, इसमें आपसे कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 है, केंद्रीय कोण 40 है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आपको फॉर्मूला भी याद है, सब कुछ मैंने बता रखा है और ऐसा क्वेश्चन भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। 70 में कह रहा है कि दो वृत्त है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ओ केंद्र वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 17 है और ए केंद्र वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 7 है। BC उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, यानी कि कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और आपसे ये कह रहा है कि जहां B और C, O और A केंद्रों वाले वृत्तों पर स्थित बिंदु हैं, तो BC की लेंथ बतानी है, यानी कि आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ डायग्राम की बात करूं तो ये एक सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया। ठीक है, ये किसी बिंदु पर टच कर रहे हैं बिल्कुल। O केंद्र वाले पहले वृत्त की त्रिज्या है 17, ये हो गया। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 7 है। एक मिनट है, चलो ठीक है, मान लो बना दे दिया हमने। ठीक है, और आपको ये कह रहा है कि B और C जो है वो O और A केंद्रों वाले, यानी कि एक का केंद्र O है और दूसरे का केंद्र क्या है, A है। तो इस दोनों पर दो बिंदु हैं B और C, और BC जो है वो आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है BC, ये B हो गया। तो BC का लेंथ आपको बताना है। ठीक है, आप ये ऐसे भी 17 और 17 बना सकते हैं, 17 और 7। अब ऐसे में आपको एक छोटा सा फॉर्मूला अगर याद हो तो बहुत अच्छा है कि अगर ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, तो दोनों का जो कॉमन टेंजेंट होता है, इसका मान लो रेडियस R1 है और इसका रेडियस जो है वो R2 है। तो जो कॉमन टेंजेंट होता है, अगर मैं इसका नाम AB दे दूं तो AB की वैल्यू होता है 2√R1 और R2। बस यहाँ पे अप्लाई कर दो तो आप बोलोगे 2 और √R1 है 17, R2 है 7, तो ये 2√17 सतह 119 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। ठीक है, और यही आज की वीडियो का अंतिम सवाल है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं बस इतना सा आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दोगे, भले ही आप ऑफलाइन देखो, ऑनलाइन देखो, लाइव देखो, जैसे देखो, लेकिन लाइक करोगे। ठीक है, दूसरा, जहां तक हो सके शेयर करने की कोशिश करोगे, प्रयास करोगे अपने तरफ से। तीसरा कि आप कमेंट करोगे और कमेंट में प्रायोरिटी रखोगे आप आंसर्स लिखने की पहले, और आंसर्स जो है वो #NK मैथ्स के साथ लिखोगे आप, #NK मैथ्स फिर स्पेस देने के बाद अपना
क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिखोगे। तो इतने सारे एक्सपेक्टेशंस बस आपसे हैं, और उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि आप रिवाइज जरूर करोगे, खुद से जरूर सॉल्व करोगे वीडियो देखने के बाद। तो बस इतने एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं यही कहना चाहता हूं, थैंक यू। और अगर आप सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दिन में देख रहे हैं तो अपने टाइमिंग के हिसाब से आप ग्रीटिंग बैठा लेना अपना।